नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर, जी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। प्रधानमंत्री पहुंचे थे बांका में अपनी पहली चुनावी रैली करने के लिए। इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मंदार पर्वत है। मंदार वही पर्वत है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, लेकिन वो पहाड़ वहीं पर मौजूद है। लेकिन 2 तारीख को भी इसका एहसास नहीं था कि दरअसल मथने के लिए अब एक अमित मंथन शुरू होगा बीजेपी के भीतर में, और उसमें से जो अमृत निकलेगा वो हर कोई पिएगा, जहर पीने को कोई तैयार नहीं होगा। तो आज दस्तक में जरा उस जहर के हिस्से को देखा जाए कि दरअसल जो मथा जा रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसे कोई पीना क्यों नहीं चाहता है। शुरुआत इस देश में आम आदमी बदल रहा है, प्रधानमंत्री को भी समझना होगा। ऐसे मुद्दे अब सामने हर आम आदमी के सामने खड़े हैं जिसमें संघ का धर्म भी है, असहिष्णुता का सवाल भी है, 2014 का जनादेश भी है, दुनिया की बदलती राय भी है। अलग अलग अखबारों में जिस तरीके से एक बिहार चुनाव को लेकर क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या रशिया, हर जगह छपते चला गया। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी है, व्यक्तिवादी राजनीति भी है। ये सारे सवाल झटके में आकर खड़े हो गए हैं और आम आदमी इनसे इसलिए जूझ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी हो चली है। संवाद के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके दरवाजे पर आ जाता है, आपके कानों में सुनाई दे जाता है। तो फिर वही सवाल, इस बार मंथन हो रहा है तो उसमें से सिर्फ अमृत क्यों निकल रहा है, और इस बात का जिक्र क्यों नहीं हो पा रहा है कि दरअसल बीजेपी के भीतर, संघ के भीतर, सरकार के भीतर जो कुछ चल रहा है उस दिशा में ना देखा जाए। आइए शुरुआत करते हैं दरअसल इस मंथन के भीतर के स्थितियों को लेकर। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। चुनाव बीजेपी ने लड़ा, लेकिन हार के लिए संघ परिवार जिम्मेदार है। 5 सितारा होटल से लेकर उड़न खटोले में ही बीजेपी का चुनाव प्रचार सिमटा, लेकिन संघ के एजेंडे ने ही बंटाधार कर दिया। टिकट बांटने से लेकर सब कुछ लुटाते हुए सत्ता की व्यूहरचना बीजेपी ने की, लेकिन हिंदुत्व का नाम लेकर संघ के चेहतों ने जीत की बिसात उलट दी। कुछ ऐसी ही सोच संघ के साथ बैठकों के दौर में बीजेपी के वही कद्दावर नेता रख रहे हैं और संघ को समझा रहे हैं कि बिहार की जमीन राजनीतिक तौर पर बहुत ही उर्वर है, और उसमें हाथ बीजेपी के इसलिए जले क्योंकि संघ की सक्रियता को ही मुद्दा बना दिया गया। बिसात ऐसी बिछाई जा रही है जहां बिहार के सांसद हुक्मदेव नारायण यादव सरसंघ चालक पर आरक्षण के बयान को लेकर निशाना साधें, और कभी ठेंगड़ी के साथ रहे स्वदेशी जागरण मंच संभालने वाले मुरलीधर राव बड़बोले सांसदों को पार्टी से ही निकालने की बात कह दे। यानी पहली लकीर यही खिंच रही है कि जो दिल्ली से बिहार की बिसात सियासी ताकत, पैसे की ताकत, जोड़ तोड़ और सोशल इंजीनियरिंग का मंडल चेहरा लेकर जीत के लिए निकले, उन्हीं की हार हो गई तो ठीक रहा, संघ के मत्थे मढ़कर अपनी सत्ता बरकरार रखी जाए। और संघ की मुश्किल यह है कि आखिर बीजेपी है तो उन्हीं का राजनीतिक संगठन, उसमें सत्ता नशी है तो स्वयंसेवक ही। तो सत्ता पलटकर नए स्वयंसेवकों को कमान दे दी जाए या फिर सत्ता संभाले स्वयंसेवकों का ही शुद्धिकरण किया जाए। और सत्ता नशी स्वयंसेवकों को लगने लगा है कि शुद्धिकरण का मतलब खुद को झुकाना नहीं, बल्कि खुद के अनुकूल हालात को अब बनाना है। यानी बिहार की बीजेपी यूनिट बदल दी जाए जो अडवाणी युग से चली आ रही थी। उन बड़बोले सांसदों और समझदार नेताओं को खामोश कर दिया जाए जो सच का बखान खुले तौर पर करने लगे हैं, और संघ परिवार को भी समझाया जाए कि स्वयंसेवक की राजनीति का पाठ संघ से नहीं सत्ता से निकलता है। तो कल तक स्वदेशी की बात करने वाले मुरलीधर राव अब सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और आर.के. सिंह को निकालने का खुला जिक्र करने लगे, तो कल तक संघ के देसीकरण का जिक्र करने वाले राम माधव अब सत्ता की तिकड़मों के अनुकूल खुद को बनाने में जुटे हैं। यानी एक तरफ बीजेपी के भीतर सत्ता बचाने की महीन राजनीति है जो स्वयंसेवकों को ही अपना ढाल बनाकर समझदारों पर वार कर रही है, और दूसरी तरफ सत्ता के खिलाफ खुलेआम विरोध के स्वर जो पार्टी बचाने के लिए राजनीति का ककहरा कहना चाह रहे हैं, जिसे संघ के मुखिया समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके लिए बिहार की हार विचारधारा की हार है और बीजेपी के सत्तानशी बिहार को सिर्फ एक राज्य की हार के तौर पर ही देखना चाहते हैं। तो सवाल है, होगा क्या? और कुछ नहीं होगा तो वजहें बताई क्या जाएंगी? हम इस पर आएंगे, वजह क्या बताई जाएगी। लेकिन एक सवाल संघ का, यह सवाल हालांकि लिख तो दिया गया, बोल भी दिया गया, लेकिन यह वाकई मुश्किल सवाल है कि क्या वाकई संघ, सरकार या बीजेपी में कोई वाकई मानने की स्थिति में है कि बिहार की हार विचारधारा की हार है? यकीनन कोई नहीं मानेगा। लेकिन आइए हम उस दूसरी दिशा में जाएं। उससे पहले, मंथन होता है तो कुछ निकलता है, लेकिन मंथन होता है तो कुछ भी नहीं निकलता है। सुनिए जरा।
चुनाव आयोग ने भी उनकी समीक्षा की है और इसलिए कोई चुनाव एक बयान के ऊपर तय होता है ऐसा नहीं होता। चुनाव की अपनी एक गणित अलग होता है। इतने चुनाव हम जीते हैं, 2 विधानसभाएं हारे हैं और इसलिए मतलब केवल हमें हार ही नजर आए। पार्टी कहीं जीतती है, कहीं हारती है, सामूहिक रूप से जीतती है, सामूहिक रूप से हारती है। पार्टी के सब नेता शालीनता की भाषा रखें, यही सबसे अपेक्षा है। दरअसल जो बात शालीनता शब्द के जरिए खत्म की गई, वो मसला शालीनता भर का नहीं है। स्वयंसेवक के सामने हेडगेवार की थ्योरी होगी या सावरकर की थ्योरी होगी, यह सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुत्व की अलग अलग व्याख्या दोनों ने की। और यकीन जानिए, जिस तरीके से हिंदुत्व का इस्तेमाल इस दौर में सांसद तक कर रहे हैं, नेता और साध्वी तो अलग की बात है, लेकिन इन सब के बीच संकेत जा क्या रहे हैं, या इससे बात को आरएसएस क्यों नहीं समझ रही? क्या आरएसएस वाकई भटक रही है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। सरसंघ चालक का काम हिंदू संगठन को मजबूत करना है, लेकिन वो धर्म की लड़ाई में जा फंसे। प्रधानमंत्री मोदी को समृद्ध भारत के लिए काम करना है, लेकिन वो चुनावी जीत के लिए प्रांत दर प्रांत भटक रहे हैं। और अमित शाह को राजनीतिक तौर पर हेडगेवार के हिंदुत्व को रखना है, लेकिन वो सावरकर की लाइन पकड़े हुए हैं। तो बड़ा सवाल है, इन्हें समझाएगा कौन और गलती कर कौन रहा है, ये बताएगा कौन? ये तीनों सवाल इसलिए क्योंकि सरसंघ चालक को ही प्रधानमंत्री मोदी को समझाना था कि उन्हें भारत के लिए जनादेश मिला है। यानी मोदी को तो गोलवलकर की लीक, एक चालक अनुवर्तिता की लाइन पर ही चलना है। राज्यों का काम तो संगठन के लोग कर ही लेंगे, लेकिन मोदी निकल पड़े इंदिरा गांधी बनने के रास्ते पर और लगे डगमगाने। और सरसंघ चालक दशहरा की हर रैली में जब मोदी को देश दुनिया का नायक ठहराने लगे, तो उसके आगे कहे कौन? अभी अपने प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तब वहां के भारतीय मूल के लोगों का जो उत्साह दिखा, वो यही दिखाता है। एक नई आशा जगी है मन में। इन सब बातों के कारण एक विश्वास है, देश दुनिया में, देश में आत्मगौरव और दुनिया में भारत गौरव की वृद्धि हुई है। तो अगला सवाल सरसंघ चालक मोहन भागवत का है, जिनका काम हिंदू समाज को संगठित करना ही रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में वह खुद जगत गुरु की भूमिका में आ गए और राजनीतिक तौर पर भी त्रिकालवादी सत्य यह कहकर बोलने लगे कि जब अम्बेडकर ने भी आरक्षण की उम्र 10 बरस की रखी तो उसे दोहराने में गलत किया। वहीं इस लकीर को धर्म के आश्रय भी खींचा गया। यानी जिस संघ की पहचान हेडगेवार के दौर से ही समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी के साथ हिंदू समाज को बनाने की सोच विकसित हुई और ये कहकर हुई कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि जीने का तरीका है, वही संघ हिंदुत्व के भीतर धर्म के उस दायरे में जा फंसा जहां सावरकर की शुरुआत होती है। सावरकर ने 1923 में अपनी पुस्तक हिंदुत्व में साफ लिखा, मुसलमान, ईसाई, यहूदी यानी दूसरे धर्म के लोग हिंदू हो नहीं सकते। लेकिन 1925 में हेडगेवार ने हिंदुत्व की इस परिभाषा को खारिज किया और हिंदुत्व को धर्म से नहीं जोड़कर वे ऑफ लाइफ यानी जीने का तरीका बताया। लेकिन इसी दौर में संघ और बीजेपी के भीतर से हिंदुत्व को लेकर जो सवाल उठे या उठ रहे हैं, वो संघ की सोच से उलट और सावरकर के नजदीक है। या कहें, ये कई आधारों पर समझा जा सकता है। मसलन योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज या फिर साध्वी प्राचवी का बोलना, या फिर हिंदू सनातन धर्म या धर्म संगठनों को लेकर देख लीजिए। हर किसी के जुबान पर सावरकर की वही बोली है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुसलमान, ईसाई, यहूदी हिंदू नहीं हो सकते। हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। इस बारीकी को संघ परिवार के दिग्गज स्वयंसेवक भी जब नहीं समझ पा रहे, तो बीजेपी या स्वयंसेवक सियासतदान कैसे समझेंगे, यह भी सवाल है। क्योंकि भैया जी जोशी भी शिरडी के साईं बाबा भगवान है या नहीं, ये कहने के लिए कूद पड़ते हैं। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से जब उनके करीबी ही सवाल करते हैं कि साक्षी महाराज या योगी आदित्यनाथ जिस तरह के बयान देते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, तो बीजेपी अध्यक्ष ये कहने से नहीं कतराते कि उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर इस टिप्पणी से भी नहीं बच पाते कि उन्होंने गलत क्या किया। दरअसल यही बात ज्यादा तेजी से उभर रही है। तो क्या ये माना जाए, इस दौर में संघ परिवार और बीजेपी के भीतर सावरकरवाद कहीं तेजी से उफान पर है और उसके प्रति मोह कहीं ज्यादा है? ये सारे सवाल यहीं पर खत्म हो जाए ऐसा भी नहीं है।
ये सवाल इसलिए क्योंकि वाकई सावरकर के हिंदुत्व का उत्थान जो है अब संघ के भीतर से नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा से निकले हुए हैं, उससे पहले अवैधनाथ वहां से जीता करते थे गोरखपुर से। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं क्योंकि जिस हिंदुत्व का जिक्र वे ऑफ लाइफ होता है उसमें धर्म कैसे आ गया, क्यों आ गया, किस रूप में आ गया, कोई नहीं जानता। और यह मुद्दा राजनीति के भीतर भी घुस गया। देश में सहिष्णुता बहुत है इन सब के साथ, लेकिन देश में सियासत के लिए लोग भी बहुत हैं। जरा एक आंकड़े हम आपको बिहार के दिखाते हैं, तब मुश्किल बतलाएंगे दौर की मुश्किल क्या है। दरअसल 6 लाख बूथ कार्यकर्ता मैदान में बीजेपी के थे, 70,000 स्वयंसेवक सक्रिय थे बिहार में, 8 लाख नए सदस्य बीजेपी ने बिहार में ही जोड़ भी लिए। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ता मैदान में थे, आरजेडी के 50 से 75,000 सक्रिय कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के 10,000 कार्यकर्ता थे। इन सब को जब जोड़ दीजिएगा तो आपके जहन में ये बात आएगी कि अरे ये तो तकरीबन 10 लाख लोग, क्या ये मुफ्त में काम कर रहे थे, रोजगार था? मुश्किल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल है कि वाकई क्या एक चुनाव किसी विचारधारा को लेकर जीत हार तय करते हुए देश की राजनीति को बदल सकता है? बदले या ना बदले, लेकिन जब सारी ताकत राजनीतिक सत्ता में होती है तो उसके मतलब आने वाले वक्त में होंगे क्या, और संघ की राजनीतिक सक्रियता ही उसको अब कैसे कटघरे में खड़ा करेगी, जरा ये रिपोर्ट देखिए। लालू के पास कोई सियासी काम है नहीं और राहुल गांधी संसद ठप कर अब सड़क पर राजनीति करने से चूकेंगे नहीं। और यह तो तय है, अब लालू यादव और राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी कम, संघ परिवार ज्यादा होगा। और बीजेपी की मुश्किल यह होगी जब निशाने पर संघ होगा तो जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देने सामने आएंगे नहीं। और संघ अभी राजनीतिक आरोपों का जवाब देने के लिए भारतीय राजनीति में इतना परिपक्व नहीं हुआ है। यानी संघ की राजनीतिक सक्रियता चुनाव में जीत दिला सकती है या मुश्किल पैदा कर सकती है, लेकिन जब राजनीतिक तौर पर संघ परिवार पर हमला होगा तब बीजेपी के वरिष्ठों को ही निकलकर बार बार संघ का बचाव करना पड़ेगा। तो नया सवाल यही है, क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? क्या बीजेपी के भीतर पार्टी अध्यक्ष को लेकर ही विरोध के स्वर जब उठ रहे हैं और विरोध करने वालों को लेकर बेहद निम्न भाषा में निशाना साधा जा रहा है, तो फिर संभलेगा कौन और बिगड़ेगा कौन? मसलन विजय वर्गीय की आवाज सुन लीजिए। तो जो बात विजय वर्गीय ने कही उसको लेकर सवाल सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा का नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ आर.के. सिंह, अरुण शौरी, चंदन मित्रा, तो क्या आज नहीं तो कल ये सभी निशाने पर आएंगे और आपस में लड़भिड़ मरेंगे? हो सकता है, लेकिन बीजेपी इस दौर में क्या किसी को संभाल पाएंगे? या फिर इन सारी बातों को लेकर संघ परिवार के भीतर भी चिंतन मनन तो हो रहा है, क्योंकि अमित शाह का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है। और अब यह यक्ष प्रश्न हो चला है कि दोबारा अमित शाह अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर उन्हें बनाया जाए या ना बनाया जाए तो कौन सा पद दिया जाए। क्योंकि अमित शाह सरकार और बीजेपी में नंबर 2 है, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी में भी नंबर 1 है। और नंबर 1-2 के बीच का तालमेल इतना गहरा है कि इसका तीसरा कोण किसी नेता से नहीं बल्कि गुजरात से जुड़ता है। यानी केंद्र सरकार, बीजेपी और गुजरात का त्रिकोण संघ परिवार तक के लिए सत्ता का कटघरा बन चुका है। और सूत्रों की माने तो संघ के भीतर जूनियर सीनियर स्वयंसेवकों में यह सवाल तो दबी आवाज में उठ ही रहा है कि सरकार और पार्टी दोनों गुजरातियों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। किसी ब्राह्मण को नया अध्यक्ष बनाना चाहिए। उत्तर भारत के सामाजिक राजनीतिक सरोकार वाले शख्स को अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अमित शाह को गुजरात सीएम बनाकर भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पटेल आंदोलन चल रहा है और आनंदीबेन पटेल को हटाने का मतलब है आंदोलन की आग में घी डालना। अमित शाह को सरकार में लेकर पार्टी किसी तीसरे के भरोसे नरेंद्र मोदी छोड़ना नहीं चाहेंगे और नरेंद्र मोदी को नाराज सरसंचालक करना नहीं चाहेंगे। तो बिहार का मंथन आखिर में 360 डिग्री में घूमकर वहीं पहुंच जाएगा। और हाथ क्या लगेगा? पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर की आलोचना होगी, भगवादारी सांसदों और नेताओं के बयानों की भी आलोचना होगी। संघ, सरकार और बीजेपी में तालमेल नहीं, यह सवाल भी उठाया जाएगा। लेकिन अगर यह सब कुछ भी मान लिया जाए तो आखिरकार संघ को ही रास्ता दिखाना है, और यह पहली बार मानना पड़ेगा कि संघ भटक रहा है। यह मुश्किल तो है, और शायद पहली बार ऐसा भी लग रहा है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से जब चुनाव के 5 चरण पूरे हुए उस दिन पत्रकारों ने सवाल किया था बीजेपी के अध्यक्ष से कि आप कुछ बोलिए, उन्होंने कहा था 8 को बोलूंगा। सुन लीजिए जरा। मैं 8 तारीख को बोलूंगा।
जी, एक दिन ज्यादा हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मुश्किल यह नहीं है। एक दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान अक्सर घरेलू जीत का जिक्र करते रहे अपनी यात्रा के दौरान, तो इस बार 12 तारीख को वो लंदन जा रहे हैं। वहां क्या कहेंगे? 30 साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। तो प्रधानमंत्री अपनी ताकत का जिक्र करते तो तालियां भी खूब बजती। लेकिन पहली बार यह भी सवाल है कि जब दुनिया भर के अखबारों में असहिष्णुता और बिहार चुनाव का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की ताकत और घटते औरों से किया गया, तो लंदन में वह क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 12 नवंबर को ब्रिटेन जा रहे हैं और यह सवाल है कि मोदी डेविड कैमरन के सामने 2014 के मैंडेट का जिक्र कैसे करेंगे, इंग्लैंड की बिजनेस कम्युनिटी को निवेश के लिए कैसे लुभाएंगे और सोल्ड आउट वेम्बली स्टेडियम में मौजूद हजारों अप्रवासी भारतीयों से क्या कहेंगे। बीते 9 बरस किसी भारतीय पीएम की ये पहली इंग्लैंड यात्रा होगी और इस दौरान 2 ब्रिटिश प्रधानमंत्री 4 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन इन यात्राओं के दौरान कोई बड़े समझौते जमीन पर उतरे नहीं, जिससे भारत ये कह सके कि ब्रिटेन उसका बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वहीं मोदी के सामने चुनौती कि दोनों देशों के बीच ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। निसगम मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी